Hello friends, welcome back to our channel कोरा कागज यूपीएससी। आई एम शिवानी। आई होप सो आप सबकी प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम यहाँ पर एमपीएसआई प्रीलिम्स 2025 ज्योग्राफी के पीवाईक्यूज कवर कर रहे हैं और ये हमारी क्या है, थर्ड क्लास है। आई होप सो आपने लास्ट की दोनों क्लासेस क्या है देख ली होंगी, है ना। और आपको समझ में ही आ गया होगा कि एनसीईआरटी मतलब कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है हमारे लिए, है ना। और इसके लिए मैंने आपको ये भी बताया कि हमने हमारे जो पेड बैच है वहाँ पे हम लोग एनसीईआरटी बेस जो है नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं। और ये भी नहीं कि आप हमारे नोट्स ही परचेज करें, मतलब मेन मोटिव ये है कि आप एनसीईआरटी कवर करें। इफ़ आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो आप मतलब एनसीईआरटी कवर करें ही, क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं। इसलिए एनसीईआरटी क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, भारत के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष वाणिज्यिक दृष्टि से, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, महत्वपूर्ण है। क्लियर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा क्या है, अवनी। ठीक है, तो आवनू से। देखिए ये क्वेश्चन भी सीधे सीधे कहाँ से, एनसीईआरटी से लिया गया, हमने साइड में सोर्स भी लगाया है। ठीक है, अब यहाँ पे ना हमने अपने जो पेड बैच में जो हम नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं तो उसकी भी मैं ना यहाँ पर एक कटिंग लगाई है कि हम इस तरीके से अपने नोट्स जो है हमारे बनाए गए हैं, जहाँ पे मतलब वो कंटेंट तो मिलेगा आपको एनसीईआरटी बेस्ड, लेकिन साथ ही साथ ना हम यहाँ पर ना जो पीवाईक्यूज पूछे गए हैं साथ में हम उन्हें भी क्या करते चल रहे हैं, नीचे ऐड करते चल रहे हैं अपने नोट्स में। तो इससे क्या रहेगा ना, तो आपको आइडिया होगा कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, तो आगे भी इसी टाइप से आएंगे, तो आपको ना एक आइडिया हो जाता है कि क्वेश्चन का लेवल किस तरीके का रहेगा। तो इसलिए जो हमारे नोट्स है ना, इसलिए कुछ आपके लिए क्या है, ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम आंसर तो देख लिया हमने, एवनी है। ठीक है, अब जो ये आबनूस है ना, ये ना एक बहुत ज़्यादा हार्ड टाइप की और ब्लैक कलर की कॉस्टली ना एक लकड़ी होती है, क्यों, और जिसका यूज़ ना जो हाई क्वालिटी के फर्नीचर्स होते हैं ना, आपने देखा होगा, और जो डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं, नक्काशी देखी होगी, कार्विंग है ना, और जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको बनाने में किया जाता है। अब इतने सारे इसके यूज़ हैं, बनाने में हो रहा है, तो इसकी कमर्शियल जो क्या बोले, कमर्शियल बेनिफिट भी ज़्यादा होंगे। इसीलिए इसका क्या है, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है, ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, और इसको ना व्यावसायिक वृक्ष भी माना जाता है आवनूस को। ठीक है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, एवनी हो जाएगा। ठीक है, साथ ही और भी है, रोजवुड हो गया, महोगनी हो गया, एनी हो गया, ये हमने अपने नोट्स में ऐड किया है। क्लियर। और पाइन हो गया, तो पाइन क्या है ना, ये टेम्परेट वाले एरिया में पाया जाता है, जो शीतोष्ण और पर्वतीय क्षेत्र ना वहाँ मिलता है। बांस हो गया, तो बांस तो हर टाइप के फॉरेस्ट में आपको मिल जाएगा, है ना। और जो नीम है, ये उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी क्षेत्रों वाला क्या है, वृक्ष है। तो आई होप तो ये आंसर आप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 2025 तक भारत में कुल सड़क लंबाई में नेशनल हाईवे का हिस्सा लगभग कितने % होगा। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन भी सीधा सीधा एनसीईआरटी से आया है, 2% होगा। ये मैंने साइड में सोर्स लगाया है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2%। लेकिन ये जो 2% भी है ना, ये जो सड़कें हैं, ये 2%, ये देश के ना लगभग 40% रोड ट्रैफिक को क्या करती हैं, संभालती हैं। बहुत बड़ी बात है। इसलिए इनका क्या हो जाता है, इकोनॉमिक और ट्रांसपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है, 2% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओजोन वायुमंडल में लगभग कहाँ पाया जाता है और इसका मुख्य कार्य क्या है। ठीक है, तो ओजोन है ना, इसके लिए आपने स्फीयर भी पढ़े होंगे सारे, और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कौन सा, ओजोन कहाँ मिलता है, तो ये मिलता है हमें कहाँ पर, स्ट्रेटोस्फीयर में, है ना। स्ट्रेटोस्फीयर में भी कितने, उसमें तो 10 to 15 किलोमीटर के उसमें ना वहाँ पाया जाता है। और इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये ना जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होती हैं, परावैंगनी किरणें, जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं, उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, इसलिए जो ओजोन लेयर है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और कहाँ मिलती है, स्ट्रेटोस्फीयर में। ठीक है, इफ़ अगर ओजोन लेयर ना हो ना तो बहुत सारे डिसीज़ हों, जैसे लाइक स्किन कैंसर हो गया,
आइज़ में मोतियाबिंद की प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, और ये बहुत सारे प्लांट और स्पीसीज़ के लिए क्या है, हार्मफुल होती है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 10 से 15 किलोमीटर। और जो हानिकारक परावैंगनी किरणों को क्या करती है, ये अवशोषित करती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ हमने सोर्स भी लगाया, देखिए सीधे सीधे आया है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पृथ्वी को सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा किस नाम से जानी जाती है? तो ये जानी जाती है इंसोलेशन, सौर विकिरण। क्या जानी जाती है? सौर विकिरण, ठीक है। ये देखिए 11th की एनसीईआरटी से ये आया है, सीधे सीधे उठाया गया है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सोर्स भी देखने को मिल रहा है। अब जो इंसोलेशन होता है ना, इसका मीनिंग होता है इनकमिंग सोलर रेडिएशन। अगर फुल फॉर्म देखें तो इनकमिंग सोलर रेडिएशन मतलब सन से अर्थ तक पहुंचने वाली जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं इंसोलेशन, सौर विकिरण कहते हैं, ठीक है। और जो यही जो एनर्जी होती है ना, यही अर्थ को गर्म करती, हीट करती है ये एनर्जी। और जो भी वेदर हो गया, क्लाइमेट हो गया, उसको क्या करती है, इफेक्ट करती है। क्लियर, ठीक है। ये और भी देख लेते, जैसे हीट बजट आया, ऊष्मा बजट। अब ये भी आ सकता है, इसलिए मैं सारे जो ऑप्शंस भी है ना, उनकी डेफिनेशन अगर है तो उनको भी बताते चल रही हूँ, ठीक है। तो आपके लिए क्या हो जाएगा, ये हेल्पफुल हो जाएगा। अब हीट बजट क्या होता है? तो जो अर्थ द्वारा ना जो भी प्राप्त और जो लेस की गई जो भी एनर्जी होती है या ऊष्मा होती है, उसका ना बैलेंसिंग, उसको कहते हैं हीट बजट। मतलब ओवरऑल बोलें तो पृथ्वी द्वारा प्राप्त और खोई गई जो ऊष्मा है उसका संतुलन, वो होता है हीट बजट होता है। अब टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ये हम लास्ट क्लास में भी पढ़ के आए थे, है ना। यहाँ पे हमने देखा था CO2 सबसे ज़्यादा इसका लार्ज पोर्शन क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। लास्ट ही क्लास में पढ़ के आए थे। देखिए एक ही टॉपिक से मतलब दो दो क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, है ना, और भी आएंगे। अभी तो हमने कम ही ऑब्जेक्टिव्स देखे, PYQ देखे हैं। तो ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या होता है कि पहले भी बताया है मैंने, बहुत डिटेल बताई थी इस चीज़ को, यहाँ पे भी एक बार और रिकॉल करा देते हैं कि जो अर्थ द्वारा जो एब्जॉर्ब की गई एनर्जी होती है ना, उसको उसने वो शॉर्ट वेव में करती है एब्जॉर्ब, उसको वो वापस जो स्पेस में ना लॉन्ग वेव के फॉर्म में क्या है, वो अंतरिक्ष में भेजी जाने वाली जो रेडिएशन होती उसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोलते हैं। क्लियर। बाकी इंसोलेशन मैंने समझा दिया। एक बचा अपना एल्विडो, परावर्तन गुणांक, ठीक है। ये क्या होता है, जो पृथ्वी की सतह है ना, उसके द्वारा जो सूर्य की प्रकाश है उसका क्या करना, रिफ्लेक्शन करना, मतलब परावर्तन करना। हिंदी में दिया है परावर्तन गुणांक, तो उससे और समझ में आ जाएगा कि पृथ्वी की सतह द्वारा सूर्य के प्रकाश का परावर्तन मतलब रिफ्लेक्शन करना, वो एल्विडो कहलाता है। तो यहाँ पर मैंने आंसर के साथ साथ सारे ऑप्शन भी आपको क्या कर दिए हैं, एक्सप्लेन कर दिए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आया है इसी से, 11th की एनसीईआरटी से आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सरदार सरोवर बांध डैम किस नदी पर बनाया गया है? बहुत इजी क्वेश्चन, हर किसी से बन जाएगा। कहाँ पर बना है? तो नर्मदा नदी पर बना है, ठीक है। और बनाया कहाँ गया है? तो ये तो गुजरात के केवड़िया के पास बनाया गया है, ठीक है, वहाँ पे। और किस किस को इससे बेनिफिट मिल रहा है? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक है, वहाँ पे इरिगेशन हो गया, पेयजल और इलेक्ट्रिसिटी मिलती है इसके द्वारा, ठीक है। ये है क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तापमान के आधार पर पृथ्वी के वायुमंडल को कितनी मुख्य परतों में बांटा गया है? ये भी मतलब इजी क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, है ना, इसको एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो कितने मुख्य परतों में? तो 5। कितनी? 5 में। अब कौन कौन सी, वो भी देख लेते हैं। ट्रोपोस्फियर, इसको बोलते हैं क्षोभ मंडल, ठीक है। फिर आता है इसके बाद स्ट्रेटोस्फियर, साइड में इमेज लगी है, सीधे आया है वहाँ से क्वेश्चन, इसको बोलते हैं समताप मंडल। फिर मीसोस्फियर, मध्य मंडल, थर्मोस्फियर, ताप मंडल, एक्सोस्फियर, बहिर्मंडल, ठीक है। तो कितनी लेयर में डिवाइड किया गया है? 5 लेयर्स में डिवाइड किया है। थोड़ा सा इसके अंदर की भी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, ठीक है। अब जो ट्रोपोस्फियर है, यहाँ पे ना वेदर रिलेटेड इंसिडेंट होते हैं ना, मौसम संबंधी घटनाएं जितनी भी होती हैं वो कहाँ होती हैं? अपने क्षोभ मंडल में, ट्रोपोस्फियर में होती हैं। देन आता है स्ट्रेटोस्फियर, अब भी आगे बढ़ के आए, यहाँ पे क्या है, यहीं पर जो होती है ना ओजोन लेयर होती है। कहाँ पर? स्ट्रेटोस्फियर में। फिर आता मीजोस्फियर, तो यहाँ पर ना जो उल्का पिंड, आपने पढ़ा होगा उल्का पिंड, मीटियोराइट बोलते हैं, वो यहीं जलते हैं। कहाँ पर?
मीसोस्फीयर में। अभी मैं थोड़ा सा आपको ना उल्का पिंड के बारे में ही बताऊंगी, ठीक है। फिर उसके बाद आता है तापमंडल, थर्मोस्फीयर। तो इसमें ना जो आयन मंडल है ना, आयनोस्फीयर, वो इसी का पार्ट है। किसका है? थर्मोस्फीयर का। फिर आता है एक्सोस्फीयर। तो वायुमंडल की सबसे जो आउटर लेयर होती है उसको बोलते हैं हम लोग एक्सोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको लेयर भी बता दी। क्लियर? अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य जिला यूरेनियम खनन गतिविधि के लिए सही रूप से जाना जाता है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी ना सीधे सीधे आए हैं एनसीईआरटी से, हमने यहाँ सोर्स लगाए हैं। यहाँ से भी ना 2-3 क्वेश्चन बने हैं। मैंने जो आई थिंक फर्स्ट क्लास जो ली थी वहाँ पे यूरेनियम वाला एक क्वेश्चन था कि कौन से उसमें रॉक में पाया जाता है, यही क्वेश्चन था। तो धारवाड़ रॉक थी, और इसी पैराग्राफ से फिर मतलब सेकेंड क्वेश्चन भी उन्होंने यहीं से उठा लिया। तो है ना कितनी इम्पोर्टेंट कि एनसीईआरटी कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई हैं, ठीक है, एग्ज़ाम के लिए। तो इसे हमें छोड़ना नहीं है, एनसीईआरटी को हमें पढ़ना, चाहे आप हमारे नोट से पढ़ें चाहे आप खुद बुक्स से पढ़ें, ठीक है। आपको जो सुटेबल रहे आप उसे करें, बस पढ़ना है एनसीईआरटी, छोड़ना नहीं है, ठीक है। ये है। तो इसमें क्या बोला क्वेश्चन में? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य जिला यूरेनियम खनन गतिविधि के लिए सही रूप से जाना जाता है? तो राइट आंसर क्या है? झारखंड सिंहभूमि, ठीक है, पूर्वी सिंहभूमि बोलते हैं ना, तो झारखंड सिंहभूम है इसका राइट आंसर हो गया। अब सिंहभूम के अलावा ना और भी यूरेनियम की खदानें हैं यहाँ, तो जैसे जादूगोड़ा। अब सिंहभूम इस बार पूछ लिया, नेक्स्ट टाइम ये दूसरी खदानें के नाम दे दें, ठीक है, तो वही पता होना चाहिए हमें। तो जादूगोड़ा हो गया, नरवा पहाड़ हो गया, ठीक है, तो रामडीह, ये भी क्या है? यूरेनियम की खदानें हैं। क्लियर? अब जो ये सारी माइंस है ना, इनका अब कौन रेगुलेट करता है? तो इनको रेगुलेट करता है UCIL, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो आपको ये भी याद रखना है, ठीक है, क्योंकि आगे हमने क्वेश्चन भी देखे हैं कि एजेंसी से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हमें इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। ये है। और देख लें जैसे कि यहाँ पे महानदी डेल्टा, और इसको ना आप एलिमिनेशन मेथड से भी इजीली सॉल्व कर सकते थे। तो अब जो उड़ीसा में महानदी डेल्टा है, यहाँ पर ये क्या है? कृषि और डेल्टा वाला एरिया है, ठीक है। अब कच्छ हो गया, कच्छ काय के लिए फेमस? नमक हो गया, लिग्नाइट और पेट्रोलियम के लिए फेमस है ये वाला रीजन। क्लियर? तो इसलिए राइट आंसर हमारा झारखंड सिंहभूम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में काली मिट्टी मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? ठीक है, तो किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो दक्कन ट्रैप क्षेत्र में। ये देखिए, ये क्वेश्चन भी सीधे एनसीईआरटी से आया है, साइड में सोर्स लगाया हुआ है मैंने, है ना। तो कहाँ से मिलती है? दक्कन ट्रैप वाले एरिया से मिलता है। तो राइट आंसर अपना ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ ट्रैप पूछ लिया, अगर मान लो रॉक पूछ लेगा तो कहाँ? तो ये भी याद रखना कि जो काली मिट्टी, जिसको रेगोर सॉइल भी बोलते हैं, इसका जो निर्माण है ना, वो दक्कन ट्रैप की बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षय से हुआ है। ये भी आपको पॉइंट नोट करना है, ठीक है, कि कौन सी रॉक के अपक्षय से हुआ है डिपोजिशन से? तो बेसाल्ट रॉक के, ठीक है। ये है। अब कहाँ कहाँ मिलती है और देख लें, ये ब्लैक सॉइल, तो ये मिलती है महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, ठीक है, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ये वाली ना इनके रीजन में क्या है? ये पाई जाती है, ठीक है। और अगर फीचर देखें ब्लैक सॉइल के, तो कॉटन की फार्मिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है ना, इसलिए इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं, ठीक है। ये है। अब यहाँ पे आपके ऑप्शन भी हम बता देते हैं, जैसे गंगा का मैदान, तो यहाँ पर ना हमको कौन सी सॉइल मिलती है? एल्यूवियल सॉइल मिलती, मतलब जलोढ़ मिट्टी मिलती है। फिर थार मरुस्थल देखें तो यहाँ पर हमको डेजर्ट, मतलब रेतीली जो सॉइल है ना, वो मिलेगी। और हिमालयी क्षेत्र में क्या मिलेगी हमको? तो यहाँ पर हमको वन मिट्टी, जो पर्वतीय मिट्टी होती है, वो मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर भारतीय हिमालय में नीली भेड़, ब्लू शीप कहलाता है? तो कौन सा कहलाता है? तो भरल, ठीक है। तो जो भरल है ना, उसको ब्लू शीप कहा जाता है। अब ये जो भरल है ना, ये मेनली ना लद्दाख हो गया, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश के जो हाई एल्टीट्यूड यहाँ हिमालयी क्षेत्र है ना, वहाँ पे पाया जाता है, ठीक है।
और इसके कुछ फीचर्स भी देख लेते हैं भरल के। तो इस ये ना भेड़ और बकरी, इसमें ना दोनों के एट्रीब्यूट वाला ना ये पर्वतीय जंगली जानवर है। कौन? भरल। मतलब इसमें भेड़ और बकरी दोनों के एट्रीब्यूट गुण मिल जाएंगे। ठीक है, ये है। अब आइबेक्स देख लेते हैं। तो ये आइबेक्स ना ये एक प्रकार की जंगली बकरी है। कैसे? ठीक है, जंगली बकरी है। क्यांग, क्यांग हो गया, और तिब्बतियन एंटीलोप। ये मैं लास्ट सेकेंड क्लास में फर्स्ट क्वेश्चन ही था आई थिंक, तो उसमें मैंने इसको बहुत अच्छे से डिटेल करवाया था, है ना, क्योंकि ये कहाँ रहते हैं? लद्दाख में मिलते हैं, हाई एल्टीट्यूड रीजन वाले एनिमल हैं। ठीक है, तो क्यांग भी क्या है? वो तिब्बती जंगली गधा हो है, और तिब्बतियन एंटीलोप को चीरू भी बोलते हैं। क्लियर? और क्यांग हमने पढ़ा था चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लद्दाख में, केवल वहीं मिलता है ये। ठीक है, याद है आप लोग को? क्लास रिवीजन किया होगा तो याद होगा। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो गया भरल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में नेशनल हाईवे के निर्माण और रखरखाव के लिए कौन सी सरकारी संस्था जिम्मेदार है? बहुत इजी क्वेश्चन है। सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, क्योंकि जो स्टेट हाईवे होंगे तो उसका स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार करेगी उसका मैनेजमेंट सारा। ठीक है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट भी किसकी, मतलब ये जो मेन फंक्शन किस किस के थ्रू मिलके साथ करती है ना। जैसे नहाई आपने सुना होगा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, इसके माध्यम से ये कार्य करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पूर्वी तटीय मैदानों के साथ स्थित एक महत्वपूर्ण झील कौन सी है? ठीक है, तो राइट आंसर जो है ना, और एक और ये मतलब ये क्वेश्चन भी कहाँ से आया? सीधा एनसीईआरटी से आया है। ठीक है, ये तो चिल्का लेक। कौन सी लेक है? चिल्का लेक है। ठीक है, ये ना बोलते भारत, मतलब है ही क्या, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून झील है। कौन सी? चिल्का लेक है। कहाँ पे है? उड़ीसा में है। ठीक है, और ये ना जो प्रवासी पक्षी होते हैं और इरावदी डॉल्फिन, उसके लिए भी फेमस है। ठीक है, कौन सी? चिल्का लेक। अब वेम्बनाड लेक की बात करें तो कहाँ पे है ये? केरल में है। कहाँ पे है? केरल में है, और ये पश्चिमी तटीय मैदान में है। ठीक है, ये है। डल लेक की बात करें तो डल लेक कहाँ? श्रीनगर, जम्मू कश्मीर। ठीक है, और सांभर लेक जो है ये है हमारी कहाँ पे? राजस्थान में। और ये लवणीय अंतर्देशीय झील है, ये भी याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में किन राज्यों के समूह में खनन जनित वनों की कटाई, माइनिंग लैंड डिफॉरेस्टेशन के कारण गंभीर भूमि क्षरण हुआ है? अब ये क्वेश्चन है ना, है वो एकदम इजी और कॉमन सेंस, और इसमें लगेगा आपका एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि से ये क्वेश्चन पहले भी मैं करवाई हूँ, मतलब आगे भी इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था इसी टाइप का। अब आपको पता है कि मिनरल बेल्ट कहाँ कहाँ पर है मध्य प्रदेश में, मतलब कौन कौन से राज्य आते हैं उसके अंतर्गत, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को क्या कर लेंगे? टैकल कर लेंगे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ना वो है झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। JCMO ऐसे याद रख सकते हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, क्योंकि ये इन राज्यों में ना आपको कोयला, लौह अयस्क हो गए, बॉक्साइट, मैग्नीज आदि खनिजों के ना बड़े पैमाने पर यहाँ पे क्या होता है? माइनिंग होती है इन राज्यों में। अब खनन के लिए आप माइनिंग करेंगे तो उसके लिए क्या होगा? जंगल की क्या करेंगे? कटाई की जाती है, जिससे क्या होगा? लैंड डिग्रेडेशन होगा। ठीक है, ऑयल जो मिट्टी की उर्वरता है वो कम होगी। ठीक है, अब बायोडाइवर्सिटी इफेक्टेड होगी, पर्यावरण प्रदूषण बढ़ेगा। ठीक है, तो ये बहुत सारी क्या समस्याएं होंगी इससे भी। ये फैक्टर इसलिए बता दिए कि गंभीर भूमि क्षरण के साथ साथ ये वाले को ऑप्शन को भी वहाँ ऐड करके क्वेश्चन बनाया जा सकता है, इसलिए मैंने ये आपको भी डिटेल्ड इसको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, ये है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। ऐसे याद रख सकते हैं, JCMO। वह जल निकासी ड्रेनेज पैटर्न जो पेड़ की शाखाओं जैसा दिखाई देता है उसे क्या कहा जाता है? ये भी ना सीधे सीधे 11th की NCERT से चैप्टर है ड्रेनेज सिस्टम ही पैटर्न, तो वहाँ पे ना फ्रंट पेज से ही इसको उठाया गया है। ठीक है, आपको आगे भी नहीं जाना, बॉक्स में नोट वहाँ पे अच्छा बड़े बॉक्स है उसमें ना की पॉइंट दिए हैं, वहीं से सीधे सीधे इस क्वेश्चन को क्या है? उठा लिया गया है। ठीक है, देख रहे हैं आप, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डेंड्राइटिक पैटर्न बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? डेंड्राइटिक पैटर्न कहा जाता है।
अब ये जो डेंड्रेटिक पैटर्न है ना, या सॉरी वर्ड है ना, ये ग्रीक वर्ड डेंड्रॉन से बना है, जिसका मीनिंग ही होता है क्या, पेड़, ट्री होता है। ठीक है, अब ये पैटर्न देख लेते हैं किस टाइप का होता है। इसमें क्या होता है कि जो मेन रिवर होती है ना, वो एक तने मतलब कि जैसे होती है, और उसकी जो ट्रिब्यूटरी रिवर होती हैं जो मेन रिवर की, वो ना पेड़ के शाखाओं ब्रांचेस के जैसे डिफरेंट डायरेक्शन से आके क्या है, मेन रिवर में मिल जाती हैं। इस टाइप से जो पैटर्न बनता है ना, उसको डेंड्राटिक पैटर्न बोलते हैं। ठीक है, ये है। और ये पैटर्न बनता कहाँ है, मेनली उन रीजन में बनता है जहाँ जो रॉक होती है ना, वो वहाँ सिमिलर टाइप की होती हैं, सेम टाइप की पाई जाती हैं, और जो भूमि की ढाल है मतलब स्लोप है, वो एक ही डायरेक्शन में होता है, वहाँ पे होती है। ठीक है, तो वहाँ पे ये पैटर्न हमारा क्या है, बनता है। ये देखिए हमने अपने नोट्स में भी इसको ऐड किया है, कितने बेहतरीन तरीके से साइड में आप देख रहे होंगे कटिंग लगाई है। अब और भी ऑप्शन है, उनको देख लेते हैं, जैसे ट्रेलिस। तो ये किन रीजन में बनता है, जहाँ पे ना समानांतर पर्वत श्रेणियों वाले क्षेत्रों में बनता है। ठीक है, कहाँ पे बनता है, समानांतर जो पर्वत श्रेणियों वाला रीजन होता है ना, वहाँ पे आपको ट्रेलिस पैटर्न देखने को मिलेगा। रेडियल, तो जो रेडियल होता है, ये ना पहाड़ हो गया, वॉल्केनो हो गया, उनकी चोटियों से चारों ओर बाहर की ओर जो बहती नदियाँ होती हैं ना, उसको बोलते हैं रेडियल। आपने इनको इमेज में देखना एक बार सर्च करके। फिर एक और बचा है सेंट्रीपिटल। तो ये कैसा होता है, तो इसमें ना चारों ओर से ना पानी किसी झील या बेसिन की ओर बहता है, मतलब किसी झील में जाएगा या बेसिन की ओर जाता है, तो वो वाला पैटर्न ना सेंट्रीपिटल पैटर्न कहलाता है। ठीक है, आई होप तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, आप देख ही सकते कि हम कितने बेहतरीन तरीके से, हम नोट्स भी हमारे हैं, इसमें सारी चीज़ें कवर की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने 2025 में नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन शुरू किया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज इसकी क्रिटिकल सूची का हिस्सा नहीं है। तो राइट आंसर जो है ना, वो है हमारा गोल्ड। इसको आप कॉमन सेंस या एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसे गोल्ड क्या है, गोल्ड है ज्वेलरी, है ना, तो उसका यूज़ किस लिए करेंगे हम लोग, इन्वेस्ट के लिए यूज़ करेंगे ज्वेलरी का, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोल्ड हो जाएगा। अब मैं आपको जो क्रिटिकल मिनरल में कौन कौन क्या होते हैं वो बता देती हूँ। मतलब ये ऐसे मिनरल होते हैं जो ना, जैसे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हो गया, बैटरी, सोलर एंड विंड एनर्जी हो गया, सेमीकंडक्टर्स, है ना, और रक्षा और जो आधुनिक तकनीक के लिए ना क्या बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, आवश्यक होते हैं, वो कहलाते हैं कौन से, क्रिटिकल मिनरल कहलाते हैं। तो इसलिए जो ग्रेफाइट हो गया, लिथियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये सब होंगे ना इन यूज इनमें, तो इसलिए इनको शामिल किया गया है, ना कि गोल्ड को। यहाँ से एक और मिशन के बारे में पता चला है कि नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन कब शुरू हुआ है, तो 2025 में शुरू किया गया है। तो यहाँ से आपका एक और फैक्ट भी कवर हो रहा है, क्वेश्चन से ही एक और फैक्ट कवर हो गया है ना। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग कौन सा है। ठीक है, आपने ज्योग्राफी बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, मैपिंग अच्छे से की होगी, फिजिकल मैपिंग, तो आपको एकदम इजी है ये क्वेश्चन, है ना। ये देखिए हमने साइड में अपने नोट्स भी लगाए हैं जो हम पेड बैच में प्रोवाइड करा रहे हैं, उसमें बेहतरीन तरीके से हमने शॉर्ट वे में सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया है चीज़ों को, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, कोंकण, कोंकण कोस्ट हो जाता है ना, जो कि पश्चिमी तट का सबसे उत्तरी भाग है। अब मैं बता देती हूँ कि जो वेस्टर्न कोस्ट है भारत का, उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। कितने, 3 पार्ट में। पहला हो गया, हमने पढ़ लिया कौन सा, कोंकण कोस्ट, जो कि सबसे उत्तरी भाग है। कहाँ से स्टार्ट होता है, तो जो गुजरात है ना, उसके दक्षिणी भाग से लेकर ये गोवा तक फैला हुआ है, कौन सा, कोंकण कोस्ट। और जो महाराष्ट्र का ना अधिकांश जो समुद्री तट है ना, इसी में आता है, किसमें, कोंकण कोस्ट में। अब कोंकण के बाद आया हमारा कन्नड़ या कन्नड़ा कोस्ट है ना। तो ये जो है ना, ये मध्य भाग हो गया, उत्तरी भाग कोंकण हो गया और कन्नड़ तट हो गया मध्य भाग। ये कहाँ फैला है, कौन से क्षेत्र में, तो ये कर्नाटक का ना तटीय क्षेत्र आता है इसमें, अपने इसमें कन्नड़ में। फिर कन्नड़ के बाद आता है हमारा मलाबार कोस्ट, कौन सा आता है, मलाबार कोस्ट, जो कि दक्षिणी भाग हो गया। ये कहाँ है, केरल का समुद्री तट है ना, केरल का क्या है, समुद्री तट है।
ठीक है, इस बार उत्तरी भाग पूछ लिया, हो सकता है मध्य या दक्षिणी भाग पूछ ले, इसलिए मैं आपको पूरा क्या है एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। और जो इसमें एक कोरोमंडल तट दिया है ना, ये क्या है, पश्चिमी तट का भाग नहीं है, ये जो है ना पूर्वी तट का भाग है। किसका है? पूर्वी तट का भाग, जो कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में क्या है फैला है, वहाँ पर है। क्लियर? आई होप तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का पश्चिमतम बिंदु कौन सा है? तो राइट आंसर है गुहार मोती, ये कहाँ है? कच्छ, गुजरात में। ये देखिए साइड में हमने अपने नोट्स का कुछ इम्पोर्टेंट ये टेबल लगाई है, जिससे आपको समझ में आ रहा है कि हमारे नोट्स एनसीईआरटी बेस्ड तो हैं, यहाँ से क्वेश्चन भी बनेंगे, और लेकिन टू दी पॉइंट है कि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। कितने अच्छे तरीके से हमने यहाँ पर क्या है टेबल के फॉर्म में अरेंज किया है, क्या है सारी चीज़ों को। ठीक है, यहाँ इसका राइट आंसर क्या है? गुहार मोती है। ठीक है, और जो द्वीप है ये कहाँ पे है? गुजरात में है। ठीक है, और रणकच्छ देखें तो ये भी गुजरात में है। ये ना एक विशाल नमकीन मरुस्थल है। क्लियर? ये है पश्चिमतम बिंदु तो देख लिया। अब हम लोग क्या देख लेते हैं? नॉर्थ, ईस्ट, साउथ सारे देख लेते हैं। क्लियर? सबसे पहले नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट देखते हैं, तो क्या है? इंदिरा कोल है ना, कहाँ पे है? जो कि लद्दाख में है ना, यूटी में हमारे। फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग दक्षिणी बिंदु ना, साउथ जो कि मेनलैंड, तो कन्याकुमारी है ना, कैप कैमोरे कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। ठीक है, ये अगर मुख्य भूमि का पूछे तो उसका सबसे दक्षिणी छोर कहलाएगा। और अगर हम लोग सदर्न मोस्ट बोले ओवरऑल, तो वो है इंदिरा पॉइंट। तो इसमें ये डिफरेंस आपको याद रखना है। अगर लैंड वाला बोलेगा तो कन्याकुमारी है, लेकिन अगर अपन लोग सबसे दक्षिणी बिंदु देखें, सदर्न मोस्ट पॉइंट ओवरऑल देखें, तो इंदिरा पॉइंट है। इसके और भी नेम है, जैसे पिग्मेलियन पॉइंट हो गया, पार्सन पॉइंट, ये भी याद रखना है आपको, है ना। ये है जो कि है कहाँ पर? तो ये ना ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में है। और 2004 में जो सुनामी आई थी ना, तो उसमें ना ये जलमग्न हो गया है। क्लियर? तो यहाँ पर हमने क्या देखा? नॉर्थ देख लिया, साउथ देख लिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं? ईस्टर्न पॉइंट भी देख लेते। तो ईस्टर्न पॉइंट जो है वो है कीबीथू, जो कि कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। यहाँ पर हमने नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट सारे पॉइंट कवर कर लिए हैं। ठीक है, और यहाँ पर टेबल भी है, तो आप एक बार खुद देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे क्या है, अब जो PYQs हैं कंप्लीट होते हैं। आई होप तो आपको क्लास अच्छी लगी होगी, चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। स्टे ट्यून एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।